वेलकम प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिनांक 19 फरवरी 2024 को आप लोगों की हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा है। तो आज हम हिंदी विषय के पाठ 1 आत्म परिचय कविता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आपको सारे के सारे प्रश्न उत्तर याद हो चुके होंगे। यह मेरा चैलेंज है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि आत्म परिचय कविता के कवि का क्या नाम है। तो आत्म परिचय कविता के कवि का नाम क्या है? श्री हरिवंश राय बच्चन, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन। याद रखना है, हरिवंश राय बच्चन, श्री हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये किसके कवि हैं? आत्म परिचय कविता के। क्लियर हो गया? आप लोगों के सिलेबस में इनकी 2 कविताएं हैं, एक तो आत्म परिचय और दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्लियर हो गया? तो आत्म परिचय कविता के कवि का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। यह एमसीक्यू में भी आ सकता है क्योंकि इस साल आप लोगों के पास एमसीक्यू भी है। क्लियर हो गया? अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या है? अब प्रश्न को पहले समझिए। जो इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है मैंने उनके ऊपर हाईलाइटर किया है। वो क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कविता में एक और तो कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। मतलब एक तरफ तो कवि कह रहा है कि भैया मैं जग जीवन का भार लिए घूम रहा हूं, और दूसरी तरफ वो कह रहा है मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। मतलब एक तरफ तो वो कह रहा है कि संसार का भार मेरे ऊपर है, मतलब मैं संसार का भार लेकर चल रहा हूं, और फिर वो दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता। तो जो ये कथन है विपरीत से, अपोजिट से, अब मान लो मैं एक तरफ तो कह रहा हूं यार मुझे इस संसार की बहुत चिंता है, और दूसरी लाइन में मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इस संसार का ध्यान नहीं करता। तो मेरे जो ये विपरीत से लगते हुए स्टेटमेंट है, जो मेरी ये विपरीत बातें, इनका क्या मतलब है? अब मैं पहले आपको समझा देता हूं। देखो, ये जो दोनों बातें ना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समझो मेरी बात को। देखो, कवि क्या है? कवि कह रहा है कि मैं संसार को बदलना चाहता हूं। क्या है इसका मतलब? कि मैं संसार का भार लिए फिरता हूं। इसका मतलब ये थोड़ी है कवि के ऊपर 4-5 लोग बैठे हैं। भार का मतलब वो थोड़ी है। कवि के ऊपर किस चीज का भार है? कवि कह रहा है कि मैं संसार को बदलना चाहता हूं, मैं संसार की नफरत को समाप्त करना चाहता हूं, मैं लोगों में प्यार बांटना चाहता हूं, मैं संसार को सुंदर बनाना चाहता हूं, मैं मोहमाया को खत्म करना चाहता हूं, मैं लोगों के अंदर लालच की भावना को खत्म करना चाहता हूं। यह है इसका मतलब। लेकिन फिर वो क्या कह रहा है कि मैं इस जग का ध्यान नहीं करता। अब आप बोलोगे सर फिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? तो मेरी बात ढंग से सुनो। जब वो अच्छे काम करता है, जब वो लोगों में प्यार बांटता है, जब वो लोगों की नफरत को समाप्त करता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उसकी बुराई करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप YouTube में ढेर सारी वीडियोस देखते होंगे, उसमें कई सारी वीडियोस ऐसी होती है जिनमें कई लोग भलाई का काम कर रहे हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं। लेकिन जब आप उनका कमेंट बॉक्स पढ़ोगे तो उसमें 80% अच्छे कमेंट होंगे, लेकिन 20% ऐसे कमेंट भी होंगे जो लोग उनकी बुराई कर रहे होंगे कि अरे दिखावे के लिए कर रहा है ना, ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। तो समझो वही बात कवि कह रहा है कि जब मैं लोगों में प्यार बांटता हूं, जब मैं भलाई का काम करता हूं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरी क्या करते हैं? बुराई करते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो अब आपकी समझ में आ गया कवि क्यों कह रहा है ऐसे कि मैं जग का ध्यान नहीं करता। इसका मतलब है वो उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता जो उसके अच्छाई के मार्ग में आते हैं, जो उसकी पीठ पीछे बुराई करते हैं। समझ में आ गई बात? तो यानी कि कवि तो अच्छा ही है, इसलिए कवि कह रहा है कि मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। तो ये तो मैंने आपको डिटेल समरी बता दी। अब मैं आंसर के हिसाब से बताता हूं। देखो, पहले आप क्या लिखोगे? पहले आप पहली वाली लाइन लिखोगे,
मैं जग का भार लिए फिरता हूं, इसका मतलब क्या है? पहला आप एक्सप्लेन करोगे। मैं जग का भार लिए फिरता हूं, ये सेम मैंने ऊपर से उतारा है, देखो। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, इसमें आप लिखोगे कवि कहना चाहता है कि मैं संसार को बदलना चाहता हूं, लोगों में प्यार बांटना चाहता हूं, संसार को सुंदर बनाना चाहता हूं, लोगों की नफरत को खत्म करना चाहता हूं, लोगों को मोहमाया से क्या है मतलब दूर करना चाहता हूं। देखो कितने सारे पॉइंट हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, इसमें आपने पॉजिटिव बातें लिखनी है। कवि संसार की नफरत को खत्म करना चाहता है, कवि संसार को बदलना चाहता है, कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है, कवि लालच को खत्म करना चाहता है, कवि लोगों में प्यार बांटना चाहता है। छोटे छोटे सेंटेंस में लिख देना, डन। अब दूसरी लाइन का मतलब क्या है? मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, यह सेम लाइन प्रश्न में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, इसमें आप क्या लिखेंगे? कवि कहना चाहता है कि जब मैं लोगों में प्यार बांटता हूं तो कुछ लोग मेरी बुराई करते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। बस कितना सिंपल है। पहली वाली लाइन का मतलब क्या है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। इस लाइन का मतलब क्या है? कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है, कवि लोगों में प्यार बांटना चाहता है, कवि लोगों की नफरत को समाप्त करना चाहता है, कवि लालच को समाप्त करना चाहता है, कवि मोहमाया से लोगों को दूर करना चाहता है, कवि संसार को और सुंदर बनाना चाहता है। ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर दूसरी लाइन लिखोगे मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, इसमें आप लिखोगे कवि कहना चाहता है कि जब मैं लोगों में प्यार बांटता हूं, जब मैं अच्छे काम करता हूं, तो कई लोग ऐसे हैं जो मेरी बुराई करते हैं, लेकिन मैं उनकी ओर ध्यान नहीं देता। तो लास्ट में लिख देना आप, दोनों पंक्तियां एक सिक्के के ही दो पहलू है। जैसे सिक्का होता है ना, तो जो दोनों पंक्तियां हैं उसका मतलब एक ही मतलब है कि कवि केवल और केवल संसार की भलाई चाहता है। हां, जो लोग उसकी बुराई करते हैं वो ऐसे लोगों को क्या करता है? नजरअंदाज करता। तो ये आप समझ गए होंगे, समरी भी और आंसर भी बहुत ईजी है जिसे आप लिख सकते हैं। ये एक ही बार में याद हो जाएगा। बाकी मैंने आपको समरी भी समझा दी है, हिंदी में मार्क्स मिल जाते हैं। अगला है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? अब आपको इसमें दाना का मतलब पता होना चाहिए पहले, और नादान का मतलब पता होना चाहिए। कवि कह रहा है कि इस संसार में जहां दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। अब कवि ने ऐसे क्यों कहा है? अब जब आपको दाना और नादान का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे आंसर लिखेंगे? तो पहले आप लिखेंगे दाना का अर्थ है ज्ञानी लोग, और फिर आप लिखोगे नादान का अर्थ है अज्ञानी लोग। अब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस संसार में ज्ञानी लोग भी हैं तो कई अज्ञानी लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं तो कई बुरे लोग भी हैं। इतना क्लियर हो गया? दाना का अर्थ है ज्ञानी लोग और नादान का अर्थ है अज्ञानी लोग। इसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। देखो कितना सरल है। इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वही सबसे बड़े अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर मोहमाया के पीछे भागते रहते हैं। मोहमाया का मतलब क्या है? धन, दौलत, रिश्ते, नाते। कवि कह रहा है देखो, दाना का मतलब है ज्ञानी लोग, और क्या है? नादान का मतलब है अज्ञानी लोग। इतना समझ में आ गया? दाना का अर्थ है ज्ञानी लोग, नादान का अर्थ है अज्ञानी लोग। ये तो क्लियर हो गया। अब कवि कह रहा है कि इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वही सबसे बड़े अज्ञानी हैं, क्योंकि वो जीवन भर मोहमाया के पीछे भागते रहते हैं, धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं। क्लियर हो गया? डन। अब तीसरा प्रश्न है, यह भी बहुत आसान है। यह प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी करवाया है। मैं और जग और कहां का नाता। तो यहां पर और शब्द की विशेषता बतानी है, कोई घबराना नहीं है, यह तो सबसे सरल प्रश्न है। देखो यहां पर और शब्द 3 बार आए हैं, तो वो कह रहे हैं यहां पर और शब्द के आपने अर्थ बताने। तो आपने बस इसमें 3 चीज याद रखनी है, बस यही 3 चीज याद रखनी है। बाकी नीचे तो बहुत सरल है। देखो, पहले और का अर्थ है अलग, दूसरे और का अर्थ है तथा,
और तीसरे और का अर्थ है अलग। तो पहले और तीसरे और का अर्थ तो अलग है और बीच के और का अर्थ है तथा। बस यही चीज याद करने वाली है। पहले और का अर्थ है अलग, दूसरे और का अर्थ है तथा, तीसरे और का अर्थ है अलग। पहले और का अर्थ है अलग, दूसरे और का अर्थ है तथा, तीसरे और का अर्थ है फिर से अलग। डन। अब क्या कह रहा है कवि, देखो ढंग से पढ़ो लाइन। मैं और जग और कहां का नाता। तो कवि कह रहा है मेरे और संसार के बीच में कोई नाता नहीं है। अब फिर कवि ऐसा क्यों कह रहा है, देखो कवि कहना चाहता है कि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। अब आप ये मत बोलना सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि वो संसार को बदलना चाहता है, उसने क्यों कही है ये बात। कवि कहना चाहता है कि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। क्योंकि यह संसार मोह माया के पीछे भागता रहता है, यह संसार धन दौलत के पीछे भागता रहता है, लेकिन मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कवि ने बोला है, कवि कह रहा है कि ये जो संसार है ना, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो वो कह रहा है कि मेरे और जग के बीच भैया कहां का नाता है। तो क्यों कह रहा है वो, क्योंकि ये संसार मोह माया के पीछे भाग रहा है, ये संसार धन दौलत के पीछे भाग रहा है। लेकिन कवि को ना धन दौलत से मतलब है और ना मोह माया से मतलब है। कवि को जितना मिलता है वो उतने में ही क्या है, खुश रहता है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई। पहले और का अर्थ क्या था, अलग, दूसरे और का अर्थ है तथा, तीसरे और का अर्थ है अलग, अलग तथा अलग। क्लियर हो गया। उसके बाद लिखना, कवि कहना चाहता है कि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। कवि कहना चाहता है कि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। क्यों, क्योंकि इस संसार के लोग तो मोह माया के पीछे भागते हैं, धन दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो जितना मिला है मैं उतने में ही खुश हो जाता हूं। डन। अब अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीतल वाणी में आग होने का क्या मतलब है। शीतल का मतलब होता है ठंडी। अब कवि कह रहा है ठंडी वाणी में आग होने का क्या मतलब है, शीतल वाणी में आग। अब समझो इस प्रश्न को। देखो कवि कहना चाहता है कि भले ही मैं अपनी बात को मधुर वाणी में कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। समझो, कवि कह रहा है भले ही मैं अपनी बात को मीठे शब्दों में कह रहा हूं। जैसे हम कई बार ना आप कुछ गलती करते हैं, लेकिन आपके मां बाप आपको प्यार से डील से समझाते, प्यार से डील करते हैं आपके साथ, लेकिन उनके अंदर गुस्सा भी होता है। आपने कुछ गलत काम किया, आपके मम्मी पापा को आप पर गुस्सा आएगा, लेकिन वो आपको मारेंगे नहीं, वो आपको प्यार से समझाएंगे। लेकिन उस प्यार के अंदर भी कहीं ना कहीं दिल से क्रोध होता है, उन्हें गुस्सा है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो आपको मारते नहीं है, प्यार से समझाते। तो वही बात है। देखो कवि कहना चाहता है कि मैं अपनी बात को मधुर वाणी में कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। समझ गया। पहले कवि कहना चाहता है कि भले ही मैं अपनी बात को मधुर वाणी में कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। उसके बाद लिखना सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे अंदर एक आग छुपी है और यह क्रांति की आग है। क्रांति की आग को अंडरलाइन कर देना। क्रांति की आग का मतलब समझते हो आप, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, जो कवि संसार में लाना चाहता है। आ रही बात समझ में। वो लोगों की मोहमाया को दूर करना चाहता है, लोगों को ये बताना चाहता है कि धन दौलत के पीछे मत भागो। तो कवि के अंदर एक आग छुपी है और वो आग क्रांति की आग है। और फिर वही पुरानी बातें लिख देना। कवि संसार को बदलना चाहता है, कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है, कवि मोहमाया से लोगों को दूर करना चाहता है। फिर वही पुरानी बातें लिखनी है। देखो प्रश्न ना रिलेटेड होते हैं, आपको लिखना आना चाहिए। आप बोलते हो सर ये इतना ही लिखना है, आपके पास कंटेंट दुनिया भर का है, मिलाना आना चाहिए। इसके आगे सारी पुरानी बात ऐड करनी है। तो पहले आप क्या लिखोगे, कवि कहना चाहता है कि भले ही मैं अपनी बात को मधुर वाणी में कह रहा हूं, मीठे शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है। मेरे अंदर एक आग छुपी है और वो आग किसकी आग है, वो आग क्रांति की आग है। मेरे अंदर एक आग छुपी है और वो आग क्रांति की आग है। और फिर उसके बाद क्या लिख देना, कवि संसार को बदलना चाहता है, कवि लोगों को मोहमाया से दूर करना चाहता है, कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है, कवि लोगों की नफरत को समाप्त करना चाहता है, कवि लोगों में प्यार बांट, दुनिया भर की बातें। डन। उसके बाद देखो
आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने परिचय में अपनी कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। अब ये पूरी कविता में कवि ने अपने अपने बारे में क्या बताया। आत्म परिचय का मतलब क्या होता है, खुद का परिचय। तो इसमें कवि ने अपने व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को बताया, वही पुरानी बातें लिखनी आपने, वही जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस पूरी पोयम में कवि ने अपने बारे में क्या क्या बताया, मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी। वही बताया, कवि संसार को बदलना चाहता है, कवि लोगों में प्यार बांटना चाहता है, कवि मोहमाया से दूर रहता है, कवि संतोषी है, वह धन के पीछे नहीं भागता है, कवि अपने मन के अनुसार चलता है, कवि सुख दुख में एक समान रहता है, और कवि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता। तो ये तो आप मिला के दुनिया भर की बातें लिख सकते हैं कि कवि, इसमें और ऐड करूं, कवि लोगों की नफरत को समाप्त करना चाहता है। ठीक है, बहुत सारी बातें आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोबारा से बोल देते हैं, कवि संसार को बदलना चाहता है, कवि लोगों में प्यार बांटना चाहता है, कवि लोगों को मोहमाया से दूर करना चाहता है, कवि संतोषी है, वो धन के पीछे नहीं भागता, कवि मोहमाया के पीछे नहीं भागता, कवि अपने मन के अनुसार चलता है, वो केवल अपने मन की बातें सुनता है, कवि सुख दुख में एक समान रहता है। ठीक है, बस वही है। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये एक लाइन है कविता की, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। अब भूपों के प्रसाद का क्या मतलब है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कह रहे हैं सर ये भूपों के प्रसाद। देखो, भूप मतलब होता है राजाओं, राजा होता है भूप का मतलब। अब ये भूपों मतलब प्लूरल है, यानी राजाओं बहुवचन है, और प्रसाद का मतलब होता है महल। देखो, प्रसाद नहीं है ये प्र पे आ की मात्रा है। प्रसाद का मतलब होता है महल, और प्रसाद का मतलब होता है जो मंदिर में मिलता है, ये प्रसाद है। मतलब कवि क्या कह रहा है कि मैं राजाओं के महलों को भी क्या कर दूंगा, निछावर का मतलब त्याग दूंगा। अब आप समझ ही गए होंगे, कवि तो भैया त्याग ही देगा। क्यों? क्योंकि उसको महलों से कोई प्यार नहीं है, उसको धन दौलत से प्यार ही नहीं है। तो इसमें आपने क्या लिखना है, देखो, ये भूपों के प्रसाद निछावर, ये याद रखना है आपने। डन। प्रश्न समझ में आ गया कि कवि इस पंक्ति से क्या कहना चाहता है। तो आप लिखेंगे, कवि कहना चाहता है कि मुझे रहने के लिए खंडर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। खंडर जानते हो, टूटा फूटा घर होता है ना, टूटी फूटी जगह, उसको हम खंडर कहते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि मुझे तो रहने के लिए बस खंडर का एक टुकड़ा दे दो, ठीक है, और मैं उसके लिए राजाओं के महलों को भी छोड़ सकता हूं। वही है, भूपों के प्रसाद का मतलब राजाओं के महल को, निछावर का मतलब छोड़ देना। तो क्या लिखोगे, कवि कहना चाहता है कि मुझे रहने के लिए खंडर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, मुझे रहने के लिए खंडर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, और उसके लिए मैं राजाओं के महल को भी छोड़ सकता हूं। आगे इतना समझ में, कवि कहना चाहता है कि मुझे रहने के लिए खंडर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, और उसके लिए मैं राजाओं के महल को भी त्याग सकता हूं। और उसके बाद लिख देना, इससे पता चलता है कि कवि संतोषी है। संतोषी का मतलब उसे जितना मिलता है वह उतने में ही खुश रहता है, वह मोहमाया और धन दौलत के पीछे नहीं भागता है। तो यह भी आप खुद ऐड कर सकते हो। इसके नीचे फिर आप और वही पुरानी बात ऐड कर सकते हो। कवि क्या है, कवि लोगों की नफरत को समाप्त करना चाहता है, वो अपने मन के अनुसार चलता है, वो लोगों की बातों में ध्यान नहीं देता। देखो, हमने मेन आंसर तो लिख ही दिया है, अब एडिशनल हम कुछ भी ऐड कर सकते हो उससे रिलेटेड, वो हमारी मर्जी है। आंसर आप कितना भी बड़ा ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। डन। समझ गया मेन मतलब, कवि कह रहा है कि मुझे रहने के लिए खंडर का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, और उसके लिए मैं राजाओं के महल को भी छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि कवि संतोषी स्वभाव का है, उसे जितना मिलता है वो उतने में ही खुश रहता है, उसे ना धन दौलत चाहिए ना मोहमाया चाहिए, वो अपने मन के अनुसार चलता है, वो लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देता। उसके बाद है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भव सागर को पार करने के लिए कवि क्या उपाय करता है। अब वही आंसर है घुमा फिरा के। देखो, भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे प्रश्न पूछ रहा हूं, कवि इस संसार रूपी सागर को कैसे पार करना चाहता है। कवि की जीवन जीने की साइकोलॉजी क्या है, उसकी क्या फिलॉसफी है, वो जीवन को कैसे जीना चाहता है, आपको ऑलरेडी पता है। जो मैं सारी बातें पीछे बता चुका हूं, वो कह रहे कवि इस संसार रूपी सागर को कैसे पार करना चाहता है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए, कवि कहना चाहता है कि लोगों को जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, धन दौलत चाहिए, लेकिन मैं इन सबसे दूर रहता हूं। वही पुरानी बातें, कवि कहता है कि लोगों को जीवन जीने के लिए धन दौलत चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, मोह माया चाहिए, लेकिन मैं इन सब से दूर रहता हूं। उसके बाद
कवि संसार रूपी लहरों में मस्त होकर बहना चाहता है, यानी कि कवि अपना जीवन मस्त होकर जीना चाहता है। उसे जितना मिलता है वह उतने में ही खुश रहता है। यह भी पुरानी लाइन है। पहले हमने क्या बोला कि कवि कहना चाहता है कि लोगों को जीवन जीने के लिए क्या सुख सुविधाएं चाहिए, धन दौलत चाहिए, मोह माया चाहिए, लेकिन कवि तो इन सबसे दूर रहता है। वो तो इस संसार रूपी लहरों में मस्त होकर बहता है। उसे जितना मिलता है वो उतने में ही खुश रहता है और वो सुख दुख दोनों परिस्थितियों में एक समान रहता है। तो वही है। तो कवि की जीवन जीने की साइकोलॉजी क्या है? उसको जीवन में जितना मिलता है वो उतने में ही खुश रहता है। ना तो वो मोहमाया के पीछे भागता है, ना वो धन दौलत के पीछे भागता है, ना वो सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। तभी उसने क्या बोला कि मैं तो राजाओं के महल को भी छोड़ सकता हूं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप मिला के सब कुछ लिख सकते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी समरी बता दी है। कवि क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, उसने अपने बारे में क्या बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।